नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए ज्वालामुखी का दूसरा भाग लेकर आई हूँ और यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर इस भाग को देख सकते हैं। और आगे का वीडियो आज मैं शुरू करती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको परिभाषा वगैरह सब बता दी थी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ज्वालामुखी से बनने वाली आकृतियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी से बनने वाली जो आकृतियां होती है वो दो प्रकार की होती है, एक बाह्य भू आकृति और एक आंतरिक भू आकृति। अब इनके नाम से आप समझ रहे होंगे, बाह्य भू आकृति जो बाहर बने, जो ज्वालामुखी आकृतियां हैं जो बाहर बने यानी धरातल के ऊपर जो आकृति बनती है उन्हें हम कहते हैं बाह्य भू आकृति। और जो धरातल के अंदर भू आकृति बनती है उनको हम कहते हैं आंतरिक भू आकृति। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको बाह्य भू आकृतियां पढ़ाऊंगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगी ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बाह्य भू आकृतियों को। देखिए, सबको पता है कि ज्वालामुखी उद्गार, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। ज्वालामुखी उद्गार दो प्रकार से होता है, एक क्या होता है केंद्रीय उद्गार और एक होता है दरारी उद्गार। इसी प्रकार से इसकी आकृतियां भी होती हैं। जो केंद्रीय उद्गार के माध्यम से जो आकृतियां बनती हैं उनको हम कहते हैं क्या कहते हैं, केंद्रीय उद्गार की आकृतियां। और जो दरारी उद्गार से बनती है उनको दरारी उद्गार की आकृतियां। अब आप कहेंगे केंद्रीय उद्गार से क्या मतलब, तो केंद्रीय उद्गार से क्या मतलब होता है कि जो ये नली बनती है, जो ज्वालामुखी पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया, ये जो नली बनती है इसके माध्यम से ये ज्वालामुखी के केंद्र में बनती है। मतलब नीचे जो जमीन से एक नली का निर्माण होता है उसके केंद्र से, उसके माध्यम से जो पदार्थ होता है वो निकलकर धरातल पर आता है, तो ये कहा जाता है केंद्रीय उद्गार। इसके माध्यम से जो आकृतियां बनती हैं उन्हें उन आकृतियों को कहते हैं केंद्रीय उद्गार की आकृतियां। और दरारी उद्गार की आकृतियां किसे कहते हैं, जो ज्वालामुखी में इस नली से न बनकर दरारें जो होती है, मैं अभी आगे भी आपको बताऊंगी, उनसे जो बनते हैं उनको कहते हैं दरारी उद्गार। तो बाह्य आकृति आप समझ गए, जो धरातल पर लावा जमीन से निकलकर ऊपर आ जाए, धरातल के ऊपर जो आकृति बनेगी उसको हम कहेंगे बाह्य भू आकृति। तो केंद्रीय उद्गार की आकृतियों में मैंने आपको बताया कि इस नली के मध्य निकास नली बनती है, इसके माध्यम से जो आकृति बनती है उनको केंद्रीय उद्गार की आकृति कहते हैं। तो इसमें जो है किसका निर्माण होता है, शंकु का निर्माण। इन आकृतियों में केंद्रीय उद्गार की आकृति में बहुत प्रकार के शंकु बनते हैं, जो केंद्र के माध्यम से जो पदार्थ निकलता है, जमा होता है धरातल पर, वो जो है शंकु कहलाता है। तो ये शंकु कैसा होता है, जैसे इस नली, मान लीजिए ये यहाँ पर ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी, इसका केंद्र यहाँ से ये नली बनी, ठीक है, ये इस तरीके से नली बनी और इससे निकल का पदार्थ ये ऐसे त्रिकोण के रूप में जब धरातल पर जमा होता है तो ये शंकु कहलाता है। ये आपको दिख रहा होगा ना, ये जो है इस तरीके से त्रिकोण के रूप में जमा हो जाए तब ये शंकु कहलाता है। तो इस शंकु को कई भागों में बांटा गया है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कौन सा शंकु आएगा, सबसे पहले आएगा सिंडर शंकु। इसको हम क्या कहते हैं, सिंडर शंकु। इस शंकु की क्या विशेषता है, इसमें जो पदार्थ है वो निकलता तो इस नली के माध्यम से, पर इसमें लावा का योगदान नहीं होता। इसमें आप के शिलाखंड आ जाएंगे, राख आ जाएंगे, छोटे छोटे कण आ जाएंगे, ये सब इस नली के माध्यम से निकलकर यहाँ पर इस तरह से जमा होते रहते। देखिए जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है, इस नली के माध्यम से ऐसे करके ये, इसमें लावा नहीं निकलता, इसमें ये शिलाखंड है, छोटे छोटे कण है, राख है, धूल मिट्टी है, ये सब निकल कर इस तरीके से ये जो बनाया हुआ है मैंने, इस तरीके से जमा हो जाते हैं। ठीक है, जब ये जमा हो जाते हैं इन पर, क्योंकि शिलाखंड है तो इनका अपरदन भी ज्यादा होगा। भाई लावा तो बहुत ठोस होता है, उसका अपरदन जल्दी नहीं होता, लेकिन ये पर्वत है, शिलाखंड है, छोटे छोटे धूल मिट्टी, ये सब तो उड़ जाएगी ना, तो इसका जो है अपरदन ज्यादा होता है। तो इस शंकु को हम क्या कहते हैं, सिंडर शंकु। इस शंकु का उदाहरण कौन कौन से, देखिए एक तो फिलीपींस द्वीप का जो है आपका कैनगुइन ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी पर्वत, ये सिंडर शंकु का उदाहरण है। ऐसे ही आपका मैक्सिको का जोप्ले ज्वालामुखी, ये भी सिंडर शंकु का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा शंकु कौन सा होता है, दूसरा शंकु होता है आपका मिश्रित शंकु। ठीक, कौन सा शंकु होता है, मिश्रित शंकु। इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे, मिश्रित शंकु का अर्थ होता है जिसमें मिश्रित हो। क्या मिश्रित होगा, जिसमें कि शिलाखंड, पर्वत, धूल मिट्टी और लावा दोनों चीजें मिश्रित हो, ये परत के रूप में जमा होता है। मान लीजिए इस सब उद्गार केंद्रीय प्रवृत्ति के ही चल रहे हैं, तो यहाँ से मान लीजिए कोई आपकी लावा निकला और निकल कर ये जमा हो गया एक परत में, दूसरी परत में क्या निकला, दूसरी परत में निकलेगा क्या चीज, शिलाखंड निकलेंगे, धूल मिट्टी निकलेगी, दूसरी परत उसकी जमा हो गई। तो जब ये सब परतों के रूप में जमा हो गई, पहली परत मान लीजिए लावा की, दूसरी शिलाखंड की, फिर लावा की, फिर शिलाखंड की, तो ऐसे हम उसको क्या कहते हैं, मिश्रित शंकु कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, अगर पहली परत लावा की निकलेगी तो इसका अपरदन नहीं हो पाएगा ठीक से, तो इन शंकुओं का अपरदन कम इसी कारण होता है, क्योंकि मान लीजिए लावा पहले नंबर निकल गया तो लावा बहुत ठोस हो जाता है ना, जमकर ठंडा होता है तो बहुत ठोस हो जाता है,
तो इसलिए इसका अपर्दन नहीं होगा। तो ये आप समझ गए होंगे। इसका उदाहरण क्या है, फ्यूजियामा। जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो पर्वत है वो इसी प्रकार का है, ये इसका उदाहरण है। उसके बाद आपका आता है मिश्र शंकु। ये आप समझिए, मिश्र शंकु में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारी निकास नली है ये बहुत लंबी हो जाती है, इसका विस्तार बहुत लंबा हो जाता है, और लंबा होने के कारण क्या होता है, ये ऊपर जाके बंद हो जाती है, क्योंकि लावा ऊपर तक जा ही नहीं पाता, बीच में ही ठंडा होने लगता है, तो ये नली जो है ऊपर से यहाँ से ये बंद हो जाती है। जब ये बंद हो जाती है, लेकिन लावा नीचे से तो आ ही रहा, ऊपर नली बंद हो गई, तो वो निकलेगा क्या, इसी नली में वो दूसरे रास्ते बना देता है, और बनाकर इसी शंकु का जो ये ढलान है, ये देखिए ढलान है, ये इस तरीके से ढलान है, इसी पर ये निकलकर दूसरे शंकुओं का निर्माण, जैसे मैंने इस तरह बना रखा है, ये बना लेता है। तो इसको क्या कहते हैं, पराश्रित शंकु। मतलब एक शंकु पर दूसरा शंकु बन जाए तो पराश्रित शंकु। ये सस्पेना जो है आपका, ये पराश्रित शंकु का उदाहरण है। अच्छा, इसमें शंकु बहुत है। एक आपका क्षारीय शंकु भी है, जिसमें क्या होता है, सिलिका की मात्रा, सील्ड शंकु भी से कहते हैं, जिसमें सिलिका की मात्रा जो होती है वो कम होती है। इस वजह से क्या होता है कि वो जो मैग्मा आपका लावा बनकर निकलता है वो बहुत तरल हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा पतला होता है, इसलिए वो उस तरीके से सील्ड के रूप में फैल जाता है। इधर देखिए ऐसे इस तरीके से ये लावा जो है वो सील्ड के रूप में फैलेगा जमीन पर, इस तरीके का। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्षारीय शंकु, क्योंकि इसमें जो सिलिका होता है उसकी मात्रा जो है वो क्या होती, कम होती है। तो कम होने की वजह से लावा जो है वो पतला होगा, और पतला होगा तो ज्यादा फैलेगा, इस तरीके से ये फैल जाता है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया। तो इसको कहते हैं। और जब यही सिलिका की मात्रा जब बहुत ज्यादा होती है तो लावा जो है वो गाढ़ा होता है। ये पता है ना, सिलिका की मात्रा जो है कम होने से चीज पतली होती है और ज्यादा होने से गाढ़ी होती है। तो तब लावा बहुत गाढ़ा हो जाएगा, तब वो लावा ऐसी तरह से निकला, और निकल कर जो है क्या करेगा, अपनी आसपास की जगह पर ही जमा हो जाएगा, गुम्मद के रूप में। ठीक, ज्यादा दूर तक नहीं बहेगा, इस तरीके से जमा हो जाएगा। तो ये जो शंकु है, ये गुम्मदाकार शंकु, ये लावा अम्लीय शंकु कहा जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इतना मैंने आज आपको बताया, केंद्रीय उद्गार से बनने वाले शंकु के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इतने वीडियो आज रखते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि जितना आप लोग पढ़ें, अच्छे से समझें, नोट्स बनाएं, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने कुछ काम किया है। ठीक है, अगले वीडियो में दरारी उद्गार के बारे में बताएंगे, और आशा करती हूँ आप सबको समझ में भी आएगा। इसी के साथ धन्यवाद।